नमस्कार, स्वागत है आप सभी का निवेश की एबीसीडी में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। रिटायरमेंट के लक्ष्य की जब भी बात आती है तो अक्सर लोग अपनी प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट पर ही ज़्यादा भरोसा दिखाते हैं। लेकिन अभी तक अगर आपने रिटायरमेंट की प्लानिंग शुरू नहीं की है और अगर आप केवल रियल एस्टेट पर ही निर्भर हैं तो हम आपको बताना चाहते हैं कि आज इस शो के जरिए हमने लगाई है एनपीएस की पाठशाला। जी हाँ, नेशनल पेंशन सिस्टम आखिर किस तरह का निवेश विकल्प है, किस तरह के बदलाव इसमें आने वाले वक्त में आप देख सकते हैं, कैसे आपके रिटायरमेंट के लक्ष्य और आपके पेंशन का इंतजाम होता है एनपीएस के जरिए। इन्हीं तमाम मुद्दों पर विस्तार से और बहुत बारीकी से बात करेंगे। पीएफआरडीए के चेयरमैन हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं, सुप्रतिम बंदोपाध्याय। बंदोपाध्याय सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका निवेश की एबीसीडी में और धन्यवाद आपने समय निकाला हमारे इस बेहद खास चर्चा में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं देश में हो रहे पेंशन रिफॉर्म्स के बारे में और कैसे लोगों के, निवेशकों के रिटायरमेंट को सुरक्षित बनाने की कवायद पहले से शुरू थी, अब और अग्रसर हो गई है। तो बंदोपाध्याय जी, सबसे पहले तो आपके काम की सराहना जो अब तक पीएफआरडी ने किया है, लेकिन मैं थोड़ा सा सफ़र के साथ शुरुआत करना चाहती हूँ। ऐसे कौन कौन से माइलस्टोन्स हैं आपके मुताबिक जो पीएफआरडीए ने भारत के पेंशन रिफॉर्म के लिहाज से हासिल किए हैं और इस राह पर आगे बढ़ा है? धन्यवाद कविता जी, हमको बुलाने के लिए, आपके चैनल में पेंशन के बारे में बात करने के लिए, क्योंकि पेंशन बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट आइटम है हमारे लाइफ में। लेकिन चैलेंजेस वही है सबसे बड़ा कि यहाँ सबसे प्रॉब्लम जो है वो है फाइनेंशियल अवेयरनेस की। आपने माइलस्टोन्स के बारे में बताया, तो मैं सोचता हूँ कि इसका सबसे बड़ा माइलस्टोन है जब पीएफआरडी के बारे में सोचा गया था, पेंशन रिफॉर्म के बारे में सोचा गया था वे बैक इन 2003-2004 में जब सोचा गया था, क्योंकि तब पेंशन जो माना जाता था गवर्नमेंट का दिया हुआ पेंशन ही, जो ओल्ड पेंशन स्कीम के नाम पे हम लोग जानते हैं, वही माना जाता था, जिसमें ये कंट्रीब्यूटरी स्कीम नहीं था। इट वाज ए डिफाइंड बेनिफिट स्कीम। लेकिन वो डिफाइंड बेनिफिट से डिफाइंड कंट्रीब्यूशन में जो एक नया पदक्षेप लिया गया था, तो मेरे हिसाब से ये सबसे बड़ा माइलस्टोन है, क्योंकि ये एक पेंशन रिफॉर्म था, एक स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म था पेंशन सेक्टर में, जो बहुत ही जरूरी था उस टाइम पे। कि ओल्ड पेंशन स्कीम में चूंकि उसमें कोई कंट्रीब्यूशन के बात नहीं था, कोई फंडिंग के बात नहीं थी, तो उसमें सारे जो पेंशन पेमेंट्स गवर्नमेंट के करेंट रेवेन्यू से जाता है। और इसके बारे में बहुत चर्चा हुआ, पेपर में भी आपने देखा होगा कि ये जो है ये मेंटेन करना फाइनेंशियली अनसस्टेनेबल बन रहा था। तो उसी टाइम में जो 2003-4 में जो डिसीजन लिया था और 2004 जनवरी से गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए ये मैंडेटरी किया गया कि ये कंट्रीब्यूटरी होगा, एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर दोनों इक्वल कंट्रीब्यूशन देंगे। और उसके बाद 2004 के बाद जैसे एक एक करके धीरे धीरे ऑलमोस्ट ऑल सारे जो राज्य सरकार हैं वो भी एनपीएस के दायरे में आ गए। और 2009 से हम लोग जो है प्राइवेट सेक्टर में रिटेल कस्टमर्स जो है, कॉर्पोरेट्स जो है, कॉर्पोरेट्स डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, उसको उसके एम्प्लॉयज़ के लिए भी हम लोग अपना जो है एनपीएस का इन्वेस्टमेंट निवेश जो है पॉसिबल कर दिया। बिल्कुल, विस्तार से इस पर बात करेंगे, लेकिन पीएफआरडीए के लिहाज से माइलस्टोन्स का जिक्र तो हो गया है, लेकिन जो बदलाव इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं निवेशकों की मानसिकता और उनकी ज़रूरतों में बदलाव को ध्यान में रखते हुए किए जा रहे हैं। और अब मुझे आपसे ये समझना है कि ओवर द इयर्स अगर मैं समझना चाहूँ तो रिटायरमेंट को लेकर लोगों की मानसिकता, उनकी सोच और उनकी निवेश रणनीति में कितने बदलाव आपने ऑब्जर्व किए हैं, नोटिस किए हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपकी ज़िंदगी का सबसे अहम लक्ष्य होता है और इसको प्लान अगर आपने कर लिया तो मेरे ख्याल से आप अपने बाकी के आर्थिक लक्ष्य तो कर ही सकते हैं। बड़े ही दुख की बात है कि आज भी लोग जो पेंशन के बारे में, अपने रिटायरमेंट के बारे में, अपने बुढ़ापे के बारे में सोच रहे हैं, ये सोच जब चालू होता है तब उनका जो वर्किंग लाइफ ऑलमोस्ट अंत में जब आ गया, मतलब लेट 40s में या अर्ली 50s में,
वो सोचते रहते हैं हाँ अभी कुछ करना है। लेकिन जिस एज में एक्चुअली लोगों को सोचना चाहिए, यंग एज में, शायद ये एक पेंशन कॉर्पस बनाना उनके लिए बहुत ही आसान होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे लोगों के पास वो सुविधा नहीं है, वो आर्थिक संस्थान नहीं है, लेकिन ये सोच में चेंज लाना है और जरूरी लाना है कि यंग एज से ये लोग चालू करें। अब मैं ऑनलाइन सेशंस बहुत सारे इंडस्ट्री बॉडीज के साथ भी अटेंड करता हूँ। वहाँ हम लोग आधा घंटा सेशन हो जाने के बाद इंडिविजुअल क्वेश्चंस लेते हैं। इस तरह का एक सेशन में एक क्वेश्चन आया था, आज भी वो मेरे मन में है। अभी वो 50 साल के हैं, तो उन्होंने पूछा, मेरे पास अभी 10 लाख मैंने इकट्ठा किया है एनपीएस के जरिए और मैं 60 साल में रिटायर हो रहा हूँ, 10 साल मेरे हाथ में है और मेरे को 40,000 की पेंशन चाहिए। तो और कितना पैसा मैं इकट्ठा करूं? हम लोग एक उसका जोड़ करके देखे कि क्या हो सकता है। तो उसके बाद देखा कि 80 लाख का उनका कॉर्पस बनेगा, तब 6% के हिसाब से जो पेंशन मिलता है तो करीब करीब 4,80,000 होता है। आप साल में तो 40,000 का पेंशन उनका बन जाएगा। सही बात। लेकिन उसके लिए उनको अभी 10 साल में 70 लाख रुपया जमा करना है। ये पॉसिबल है क्या? तो अगर यही जो क्वेश्चन है, ये सवाल है, अगर वो 20 साल पहले पूछे होते सही बात तो है। आसान से सिर्फ 80 नहीं, उस पर भी वो इकट्ठा कर सकते हैं और कर सकते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं बना। नहीं, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि लोग रिटायरमेंट के बारे में जो आपने उम्र बताई है उसी के आसपास सोचते हैं और उससे पहले उन्हें लगता है कि तमाम आर्थिक जिम्मेदारियां हैं, पहले वो पूरी कर ली जाए, उसके बाद अंत में कहीं ना कहीं आप रिटायरमेंट के बारे में सोचते हैं। और भारत में कहीं ना कहीं रिटायरमेंट को लिहाज से अभी भी लोग जो है रियल एस्टेट को बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं। अब अगर मैं प्रोडक्ट्स की बात करूँ, और जिक्र यहाँ पर एनपीएस का ही हो रहा है, क्योंकि एक क्रांतिकारी इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है ये रिटायरमेंट के लिए, बुनियादी तौर पर बहुत ठोस है। जब से लॉन्च किया गया है, जब से बाकी आम लोगों के लिए इसको शुरू कर दिया गया है, तब से हमने देखा है कि लोगों का भरोसा बहुत ज़्यादा रिटायरमेंट को लेकर इस प्रोडक्ट के ज़रिए बढ़ा है। और कहीं ना कहीं लोगों ने सोचना शुरू कर दिया है कि रिटायरमेंट के लिए आपको पैसे इकट्ठा करने चाहिए। अतिरिक्त टैक्स बेनिफिट भी मेरे ख्याल से जो दिया जा रहा है वो भी काफ़ी हद तक लोगों को पसंद आ रहा है। अब इस प्रोडक्ट को और कितना लचीला बनाने की तरफ आप बढ़ रहे हैं, हमको इस बारे में बात करनी चाहिए। अभी जैसे कुछ जो इम्पोर्टेंट चेंजेस, उसके बारे में मैं आपके चैनल के थ्रू सबको बताना चाहूँगा। एक तो है, हम लोग ने बहुत फ्लेक्सिबिलिटी दिया ताकि ये एनपीएस का अकाउंट जो सब्सक्राइबर है उनके कंट्रोल में रहे। उनके हिसाब से वो अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ा सकते हैं, जरूरत पड़े तो घटा भी सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा एक फ्लेक्सिबल प्रोडक्ट है। जैसे आप एक इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद लिए, अगर उसका ईयरली आपका कंट्रीब्यूशन है तो ईयरली कंट्रीब्यूशन एक ही पर्टिकुलर डेट में आपको करना है, एक पर्टिकुलर अमाउंट भी करना है, चाहे वो अमाउंट उस डेट पे आपके हाथ में हो या नहीं हो। लेकिन इसमें क्या है कि एक बार आपने मान लीजिए साल में 1 लाख रुपया दे दिया, इसके मतलब ये नहीं कि हर साल आपको 1 लाख करके ही देना है और वो पर्टिकुलर डेट में देना है। आप 1,000 से लेके उसके ऊपर कितना भी अमाउंट आप दे सकते हैं, सिर्फ इतना ही आपको सोचना है, जो अमाउंट आप ट्रांसफर कर रहे हैं एनपीएस अकाउंट में, वो आपके जो नॉन सोर्सेस ऑफ इनकम है उससे सपोर्टेड रहें। और दूसरा क्या है कि हम लोग इसमें जो है उनकी इन्वेस्टमेंट जो एलोकेशन है, 3 एसेट कैटेगरी में जाता है। एक है इक्विटी, एक है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और एक है कॉर्पोरेट डेट। ये बेसिक कैटेगरी है। तो अगर आप इसमें थोड़ा कम ज्यादा करना चाहेंगे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, क्योंकि इन्फ्लेशन के हिसाब से भी आपको कभी ऊपर नीचे करना पड़ेगा। सही बात है। ये फाइनेंशियल मार्केट में प्रूव हो चुका है बार बार, और सिर्फ हमारे देश में नहीं विदेश में भी, कि भाई अगर इक्विटी में लॉन्ग टर्म आप इन्वेस्टेड रहेंगे तो जरूर आपको इन्फ्लेशन के ऊपर का जो है आपको रिटर्न जरूर देके जाएगा। हमारा भी लास्ट 13-14 साल का जो एक्सपीरियंस है, अगर प्योर इक्विटी फंड आप देखेंगे, करीब 12% का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट दिया। और ये है
ये है आपके सारे जो है ब्लू चिप कंपनीज में इन्वेस्ट है, सारे लार्ज कैप कंपनीज में। सही बात तो है। मेरे हिसाब से ये बहुत सारे म्यूचुअल फंड जो लार्ज कैप ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है, उससे किसी हिसाब से बहुत कम नहीं है, हम्म। ठीक है। और इवन डेट प्रोडक्ट्स में भी करीब कॉर्पोरेट बॉन्ड में 9.2 9.3%, ये 13-14 साल का हिसाब है। इवन जो सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, उसमें भी 8.6 8.7% का रिटर्न आ रहा है। तो आज भी आप इन्फ्लेशन रेट देखिए, इन्फ्लेशन बहुत ऊपर जा रहा था, लोग एफडी में सेफ समझ के इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन जहां आपका एफडी का रिटर्न 5-5.5% और आपका रिटेल इन्फ्लेशन सीपीआई इन्फ्लेशन 7% जा रहा है, एक्चुअली इट इज ईटिंग इनटू योर मनी, आपके सही बात है। पर्पस घट रहा है। तो इस तरह का हम लोग ने बहुत सारे फ्लेक्सिबिलिटी दिया। अभी अगर कोई इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चेंज करना चाहेंगे, उनको साल में 4 बार हम लोग ने मौका दिया। अगर आप चाहते हैं सिचुएशन देख के अगर चेंज करना चाहते हैं, 4 बार तक कर सकते हैं। आप जो है हम लोग एक एनपीएस प्रॉस्पेरिटी प्लानर करके हम लोग लॉन्च करेंगे, बहुत ही जल्द लॉन्च करेंगे। उसमें क्या होगा ना, ओके। जो सब्सक्राइबर है उनको एक एडवाइजरी टाइप का दिया जाएगा या एक सजेशन टाइप का दिया जाएगा कि आप इतना कर रहे हैं। अगर आप हर साल आपके जो है कंट्रीब्यूशन 10% या 15% बढ़ाएंगे, तो एक प्रोजेक्शन के हिसाब से आपके कॉर्पस कहाँ तक पहुंच सकता है, और अगर आपके पेंशन का रेट तब इतना रहे तो उस हिसाब से आपको कितना पेंशन मिलेगा। तो मतलब एक प्लानर आपको साथ में मिलेगा इस योजना के तहत देते रहेंगे, और उसको जो है अकॉर्डिंग टू मार्केट कंडीशंस रिटर्न जो जनरेट हो रहा है, उस हिसाब से उसको हर साल हम लोग चेंज करते रहेंगे, तो ताकि जो सब्सक्राइबर है उनको भी पता चले रियल टाइम बेसिस में कि कितना हमको चाहिए और कितना हमको मिलेगा। सही बात तो है। तब से अगर कोई गैप है तो गैप इमीडिएटली वो फिलअप कर सकते हैं। तो इस तरह का नाज या इस तरह का सजेशन हम लोग देते रहेंगे, ताकि उन लोग भी इसको देख के अगर उनको लगे कि ना ये हमारा कंट्रीब्यूशन जो है ये ज़्यादा होना चाहिए, हाँ। वो ऑटोमेटिकली राइट टाइम में जो है, जो हम लोग बोलते हैं कोर्स करेक्शन या करेक्टिव एक्शन लेके वो अपना कॉर्पस उस हिसाब से बना दे। नहीं, बहुत उम्दा योजना आपकी ये सुनाई दे रही है, क्योंकि लोगों में कहीं ना कहीं जागरूकता, अगर उनको मालूमात है एनपीएस के बारे में, पर उनको ये नहीं पता कि इस प्रोडक्ट का बेस्ट से बेस्ट इस्तेमाल वो कैसे कर सकते हैं अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में। तो जो आप योजना और अभियान शुरू करने की बात कह रहे हैं, मेरे मुताबिक वो बिल्कुल हेल्पफुल होगा और होना ही चाहिए, क्योंकि एक ना एक कहीं ना कहीं तरीके से उनको ये पता चल जाएगा कि कितना निवेश करने पर वो कितना कमा पाएंगे। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि बहुत सारे विकल्प हैं एनपीएस के तहत, आप अपने एलोकेशंस को बदल सकते हैं। क्या किसी तरह की गारंटीड स्कीम लाने की भी योजना है इसके तहत? क्या उस पर काम हो रहा है? हाँ कविता जी, आपने ठीक बोला है, क्योंकि हमारे एक्ट में भी एक मैंडेट है कि एनपीएस के जो मार्केट लिंक स्कीम, उसके साथ साथ हम लोग एक मिनिमम एश्योर्ड रिटर्न स्कीम, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में मार्स कहते हैं, मिनिमम एश्योर्ड रिटर्न स्कीम, ये एक हम लोग को लॉन्च करना चाहिए। मेरे हिसाब से अभी करीब 2.5-3 महीना में हम लोग एक फाइनल प्रोडक्ट लॉन्च कर पाएंगे। बहुत बढ़िया। हाँ, तो ये अगर जिन लोग मार्केट रिलेटेड कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो उनके लिए एक अच्छा स्कीम रहेगा। नहीं, बहुत बढ़िया विकल्प है, और जितने विकल्प हो उतना निवेशकों के लिए अच्छा है, क्योंकि वो अपनी जोखिम उठाने की क्षमता के मुताबिक अपने लिए निवेश विकल्प का चुनाव कर सकते हैं। लेकिन क्या किसी तरह से आपको लगता है कि एनपीएस के फंड मैनेजर्स की जो तादाद है उसको और बढ़ाना चाहिए? नए फंड मैनेजर्स को परमिशन दी जा रही है, ये खबरों में तो लगातार है, लेकिन क्या इस पर अग्रेसिवली और जोरदार तरीके से आप काम कर रहे हैं, सोच विचार चल रहा है? हाँ कविता जी, इसमें जो है अभी हमारे पास फिलहाल 7 फंड मैनेजर हैं और इन लोग काम कर रहे हैं फंड मैनेजमेंट का। अभी हम लोग और 3 फंड मैनेजर को लाइसेंस दे चुके हैं, और इनमें से 2 जो है बहुत जल्द जो है उनका काम चालू करेंगे। हिसाब से अगले महीने से उनका काम चालू हो जाएगा, और तीसरा जो है वो शायद सितंबर से अपना काम चालू कर पाएंगे।
और उसके बाद और एक जो है अभी हाल ही में बोर्ड ने अप्रूव किया है उनको लाइसेंस देना। ये 4 को लेके मेरे हिसाब से अगले 3 से 4 महीना में आप देखेंगे 7 की जगह करीब 11 या हाँ 11 फंड मैनेजर जो है काम करते रहेंगे। दूसरा हम लोगों ने क्या किया, नया पेंशन फंड को लाने के लिए हम जैसे आरबीआई ऑन टैप लाइसेंस देते हैं बैंकों के लिए, उस तरह का ऑन टैप का एक प्रोसेस हम लोग ने चालू किया। उसमें क्या होगा, हर साल हम लोग ये ऑन टैप का विंडो जो है 1 महीना के लिए खोला रखेंगे और उसके एलिजिबिलिटी कंडीशंस हमारे वेबसाइट में क्लियरली लिखे हुए हैं। जो ये कंडीशंस फुलफिल करेंगे वो उस पीरियड के दौरान, वो 1 महीना के दौरान आके हम लोग को एप्लीकेशन दे दे विथ ऑल डॉक्यूमेंट्स एवरीथिंग, और उसके बाद हम लोग उसको ये करेंगे, छानबीन करेंगे और उसके बाद बोर्ड के अप्रूवल के थ्रू उनको लाइसेंस दिया जाएगा। तो मतलब सिर्फ 11 नहीं, हम लोग उसको बढ़ाने का भी पूरा इंतजाम करके रखे हैं। हाँ, और भी इंटरेस्ट है, करीब करीब और 2-3 जो है स्पॉन्सर का इंटरेस्ट हम लोग ने देखा। हो सकता है अगले साल फिर वो आ जाए। तो ऐसा नहीं कि कोई हम लोग लिमिट रखे हैं उनका, 10 से ज्यादा नहीं होगा या 15 से ज्यादा नहीं होगा, लेकिन जरूर एलिजिबिलिटी कंडीशंस हम लोग रखे हैं, क्योंकि हम लोग चाहते हैं जो स्पॉन्सर आएंगे वो स्ट्रांग हो, सही बात उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बढ़िया। बिल्कुल 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 नहीं, और ज़रूरत की मांग भी है, और क्योंकि एनपीएस एक उभरता हुआ इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है, तो इस पर बिल्कुल तवज्जो आप जो दे रहे हैं वो सही है। क्या हम डिजिटली भी एनपीएस को और मजबूत होता देख रहे हैं, क्योंकि आप वैसे ही बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं ऑनलाइन, तमाम तरह के बैंकों के साथ तालमेल बैठाना, और बेसिकली एक निवेशक को उसके डेटा को लेकर और तमाम तरह की ट्रांजैक्शंस को लेकर जो एक्सेस की ज़रूरत होती है, हम देख रहे हैं कि एनपीएस को अगर ध्यान में रखा जाए तो बहुत तरह की आसानी को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। लेकिन अगर मैं खाका समझना चाहूँ कि डिजिटली आप एनपीएस को कितना और दुरुस्त बनाना चाह रहे हैं, तो उस पर किस तरह का काम चल रहा है? हाँ, ये एक्चुअली हमने एक ऑनलाइन चैनल अपने आप जो है पीएफआरडी के तरफ से ही हम लोग चालू किया था। ये चैनल हम लोग ने चालू किया था 2016-17 के बीच में, लेकिन इनिशियली ये चैनल बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं था। ये कोरोना के दौरान जो है 2020 मार्च के बाद से मैंने देखा कि ये चैनल बहुत ही इम्पोर्टेंट बन चुका है। लास्ट ईयर तो ऑलमोस्ट 30% जो है हमारे सब्सक्राइबर ज्वाइन किए हैं ये ऑनलाइन चैनल के दौरान। और कविता जी, मेरे को बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ऑनलाइन चैनल के हेल्प से हम लोग ने देखा, इवन 2021 हो या 21-22 हो, दोनों साल में कम से कम 3-4 कोरोना के वेव हम लोग ने देखा कितना रेस्ट्रिक्शन था मूवमेंट में, लेकिन किसी भी एक महीना ऐसा नहीं गया जो कॉरेस्पॉन्डिंग मंथ ऑफ प्रीवियस ईयर, मतलब प्रायर टू पैंडेमिक, इससे कम गया है नेगेटिव। हर मंथ में हम लोग पॉजिटिव वेरिएशन देखा। 21 में जो टोटल नंबर ऑफ ऑनबोर्डिंग हुआ वो कम से कम प्रीवियस ईयर से 19-20 से कम 10-12% ज़्यादा हुआ। और लास्ट ईयर 21-22 जब हम लोग ने सबसे डेडली मतलब सेकेंड वेव देखा था, आपको याद होगा बिगिनिंग ऑफ द ईयर अप्रैल से जून तक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक था। उसके बावजूद भी 2021 के कंपैरिजन में 21-22 में 65% ग्रोथ हुआ एनपीएस में ऑनबोर्डिंग। नहीं, बिल्कुल, और ये आपके मेहनत का ही एक तरह से हम कह सकते हैं फल मिल रहा है। आगे बढ़ते हुए अगर मैं समझना चाहूँ, एनपीएस में तमाम तरह के बदलाव आप लाने की कोशिश कर रहे हैं, इसकी अवेयरनेस को लेकर भी आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। क्या इसकी मार्केटिंग को लेकर भी थोड़ा सा और जागरूकता फैलाने को लेकर भी कुछ पाइपलाइन में है? हाँ, अभी जो है कोई भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट जो है अभी भी हमारे देश में अगर देखा जाए, आपने ही बोला कि मोस्टली लोग रियल एस्टेट और मतलब जो है फिजिकल एसेट्स, गोल्ड एंड ऑल दिस, इसके ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट है। अभी भी अगर
आरबीआई का हाउस होल्ड फाइनेंस का लेटेस्ट डेटा भी उठा के देखा जाए, हार्डली 5 से 6% जो है हाउस होल्ड का इन्वेस्टमेंट जो है फाइनेंशियल प्रोडक्ट में है, बाकी सही जो है बात नॉन फाइनेंशियल प्रोडक्ट में है। हम्म और इसमें सबसे ज्यादा जो आपने बोला रियल एस्टेट में है, जो बहुत ही लिक्विड इन्वेस्टमेंट है और जिसका रिटर्न क्या आएगा वो बताना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी लोग उसमें ज्यादा कंफर्ट फील करते हैं। हाँ तो ये एक जो है ये एक सिचुएशन है, इसीलिए सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट जो है, एक तो है ये पुश प्रोडक्ट अभी भी है, चाहे वो इंश्योरेंस लीजिए, चाहे वो पेंशन लीजिए, टू सम एक्सटेंट अभी जो है म्यूचुअल फंड में बिकॉज ऑफ वाइड एडवर्टीजमेंट सारे कुछ के लिए जो है उसके ऊपर जो है लोगों का नज़र है, लोग फिर भी अपने आप जाके कर रहे हैं, लेकिन उसका भी अगर दायरे देखिएगा कि बहुत ज़्यादा नहीं हुआ कि एकदम छोटा छोटा शहर में या सेमी अर्बन एरिया में उतना पहुंच नहीं है। हाँ पहुंच जरूर रहा है, लेकिन उतना पहुंच नहीं है। हम्म तो ये पुश प्रोडक्ट जो है, इसको पुश करने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल चाहिए। सही बात है डिस्ट्रीब्यूशन आपका कौन कर रहा है? अगर बेसिकली आज हम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के बारे में बात करें तो हमारे बैंक है, कुछ एनबीएफसीज हैं, कुछ ब्रोकर हाउसेस है, बेसिकली गिने चुने यही जो है अबाउट 85-90 लोग हैं जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। लेकिन हम लोग ने सोचा कि ये काफी नहीं है, क्योंकि अभी इंश्योरेंस में भी जो उनका डिस्ट्रीब्यूशन का स्ट्रेंथ मोस्टली आता है इंडिविजुअल टायर्ड एजेंट से, तो हम लोग ने इंडिविजुअल को भी अलाउ किया है। लास्ट ईयर हम लोग ने हमारा गाइडलाइन जारी किया और हमारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है जिसको हम लोग पीओपी यानी कि पॉइंट ऑफ प्रेजेंस कहते हैं, हम लोग ने बोला वो अपने अंडर में ये इंडिविजुअल एजेंट्स को वो एम्पैनल कर सकते हैं। ओके वो एम्पैनल कर सकते हैं, वो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को एम्पैनल कर सकते हैं। हाँ इस तरह का जिन लोग फाइनेंशियल प्रोडक्ट मार्केट में ऑलरेडी है उन लोग को एम्पैनल करके उनके थ्रू काम कर सकते हैं। दूसरा हम लोग ने क्या किया, इसको थोड़ा मोटिवेट करने के लिए हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट था, जो हम कमीशन वगैरह देते थे, उसको बढ़ाया। ओके ये तो नहीं है, ये मैं नहीं कहूँगा कि ये इंश्योरेंस या म्यूचुअल फंड में जितना मिलता है उतना हम दे रहे हैं, क्योंकि जो भी हम करते हैं हमारा मेन मुद्दा वही है, ये प्रोडक्ट कॉस्ट एफिशिएंट रहे, क्योंकि ये रिटायरमेंट के लिए तो कस्टमर को बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं देना पड़े, लेकिन उसके अंदर भी जितना हो सके हम लोग इसका कमीशन भी बढ़ाए। हम लोग बोले कि आप लोग जो है इंश्योरेंस एजेंट है, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है, इनको आप लोग एम्पैनल करिए, उनके थ्रू काम करवाइए और उनको ये कमीशन दे दीजिए। तो बिल्कुल, तो किफ़ायत आपने कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स की किफ़ायत का भी ख्याल रखा है। आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगी मैं, पीएफ कंट्रीब्यूशंस में अब जो इक्विटी बाजार की भागीदारी बढ़ाने को लेकर फैसले लिए जा रहे हैं, काफ़ी इसका अच्छे से स्वागत किया गया है और आने वाले वक्त में हम इसको और कैसे बढ़ता हुआ देखेंगे? क्या कुछ गतिविधियाँ चल रही हैं जो आप अभी फ़िलहाल हमारे साथ शेयर कर सकते हैं? इक्विटी मार्केट में जहाँ तक सवाल है, एक तो है गवर्नमेंट अपने तरफ से 2019 अप्रैल से 1 अप्रैल से उन लोग अपने एम्प्लॉयज़ के लिए उन्होंने बोल दिया कि अगर कोई चाहता है, ये अपना अपना चॉइस है, आप 50% तक इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। 3 स्कीम उन्होंने बताया। वो बताया कि एक तो है जो एग्जिस्टिंग स्कीम है जिसको हम लोग डिफॉल्ट स्कीम कहते हैं, जिसमें मैक्सिमम 15% ही इक्विटी में जाएगा। हाँ। दूसरा है अगर आप चूज कर सकते हैं तो उसमें आपको 50% तक आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जो होगा कि एज के साथ जैसे एज बढ़ेगा इक्विटी का इन्वेस्टमेंट का कंपोनेंट जो है वो घटता जाएगा, क्योंकि एज के साथ जो है जितना एज बढ़ता है रिस्क टेकिंग एबिलिटी थोड़ा घटता है लोगों का। और तीसरा जो है कि आप 25% तक इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी उन लोग को वही जो है फाइनेंशियल अवेयरनेस लाना है उनमें कि आप लोग जिनके पास बहुत दिन टाइम है अभी रिटायर होने का, तो आप लोग आसानी से 50% तक देख सकते हैं, क्योंकि 50% में आप अगर करेंगे तो आपको भी ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है, क्योंकि ये इन्फ्लेशन के अगेंस्ट में भी एक प्रोटेक्शन है। दूसरा जो है हम लोग
प्राइवेट सेक्टर में 75% तक इक्विटी अलाउ कर दिया है। हम्म, ये हम लोग ने अलाउ कर दिया। हमारे जो पेंशन अकाउंट है उसको टायर 1 अकाउंट कहा जाता है। उसके साथ एक ऑप्शनल अकाउंट है, आप चाहे तो उसको भी ओपन कर सकते हैं, वो है टायर 2। टायर 2 में तो अभी हम लोग बोर्ड के अप्रूवल लेके 100% आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी हम लोग ने कर दिया, क्योंकि कुछ लोग बोल रहे थे कि टायर 2 तो मेरा ऑप्शनल है, अगर मैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए ही आ रहा हूँ तो आप क्यों ना 100% तक करें। हम लोग ने वो भी कर दिया। और इसके लिए अगर जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको भी बताना चाहिए कि दैट ये रिस्की प्रोडक्ट में वो कर रहे हैं। तो जैसे आप लोग देखे होंगे म्यूचुअल फंड में भी आपका रिस्क मैट्रिक्स एक होता है, रिस्कोमीटर जो कहते हैं हम लोग, उस तरह का। हाँ, हम लोग भी एक रिस्क प्रोफाइल हम लोग आपने साइट में रखा है, पेंशन फंड मैनेजर्स आपने अपने साइट में रखा है कि अगर आप इतना इक्विटी लेंगे तो कितना रिस्की होगा। सा जो है लो रिस्क है, मॉडरेट रिस्क है, हाई रिस्क है और वेरी हाई रिस्क है। ऐसे 4-5 कैटेगरी में उसको बांटा गया है और उस हिसाब से हम लोग इंडिकेशन भी देते रहेंगे। क्योंकि इन्वेस्ट कर रहे हैं वो सोच समझ के अपना इन्वेस्टमेंट करें। तो इस तरह का हम लोग देख रहे हैं इक्विटी का भी बढ़ रहा है। जैसे जून हमारा टोटल इक्विटी फंड ऑलमोस्ट 1,16,000 करोड़ का था, टोटल इक्विटी इन्वेस्टमेंट मार्केट। तो मैं सोचता हूँ कि जैसे जैसे दिन जाएगा, जैसे जैसे यंगर जनरेशन और भी पेंशन के बारे में सोचेंगे, हमारा इक्विटी का प्रोपोर्शन भी बढ़ेगा। बिल्कुल। इक्विटी नहीं, कॉर्पोरेट बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट, मतलब टोटल कैपिटल मार्केट में पेंशन फंड का काफी योगदान रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। बंदोपाध्याय सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और हमने ये जो एनपीएस की पाठशाला आज एक तरह से चर्चा की है, इस पर लोगों को बहुत सारी बारीक और महीन बातें समझ में आई हैं जो शायद अगर वो रिटायरमेंट के लिए प्लान कर रहे हो तो हो सकता है उनसे छूट गई हो। बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालकर हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद कविता जी, आपको बुलाने के लिए।